Hi, good morning. This is Komal Chaudhary, and I welcome to all at the YouTube channel GS365. And we will discuss today the current affairs for the day in the MCQ format. उसका रीज़न ये है कि आपको ये पता चलता रहे साथ के साथ कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं या किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी आपको साथ साथ मिलता रहे और किस तरह से अपनी करंट अफेयर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आप भी कुछ क्वेश्चंस एज्यूम कर सकते हैं, बना सकते हैं अपनी करंट अफेयर्स से। इसी को देखते हुए इनिशिएटिव लिया गया है कि आपको जो करंट अफेयर्स है अब पर डे एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम कवर कराएंगे। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि हम जो स्टैटिक पार्ट था, जो एनालिसिस पार्ट था, वो हम अब कवर नहीं करेंगे। हम वो भी कवर करेंगे, बट पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस न्यूज़ से क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म होगा। राइट, तो बढ़ते हैं बिना देरी करते हुए आज के सेशन की तरफ चलेंगे। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची फर्स्ट के पशुओं के स्थानांतरण के लिए किस प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यानी कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य जो जीव हैं, जो अकॉर्डिंग टू वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में दिए गए जो जीव हैं, उनको अगर हम ट्रांसफर करें, यानी कि किसी बायोस्फीयर रिजर्व से दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व में लेके जाएं या किसी नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में लेके जाएं, यानी किसी प्रोटेक्टेड एरिया से दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया में अगर हम लेके जाएं, तो किस अथॉरिटी से हमें परमिशन लेनी होगी और कौन सी वो अथॉरिटी रहेगी। क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक, तो हमारे ऑप्शंस हैं केंद्र सरकार, सेकंड ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, थर्ड ऑप्शन है राज्य सरकार, राज्य वन्यजीव बोर्ड। चार ऑप्शन हमारे पास हैं। आप 10 सेकंड का समय लीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, तब तक हम डिस्कस करेंगे अपनी न्यूज़ को कि किस तरीके से न्यूज़ थी। तो जो प्रश्न है, ओवरऑल भारत में वन्य जीवों के स्थानांतरण के हेतु जो रेगुलेशन है उनके फ्रेमवर्क से संबंधित ये क्वेश्चन रहने वाला है हमारा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य है 1972 का जो एक्ट है, उसके अंतर्गत स्थानांतरण संरक्षण संबंधित क्या जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनका प्रयोग किस तरीके से होता है, वो सब चीज हम देखने वाले हैं। राइट, तो पहले डिस्कस करेंगे हम कि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है वह क्या है। तो ये जो एक्ट है, जंगली जानवर हो गए, पक्षी हो गए या फिर पौधों के संरक्षण के लिए एक कानून है। यानी कि सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं कि जंगली जानवर हो या पौधे हो या फिर पक्षी हो, उनको प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट है जिसे बोलते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित ये वाला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, जो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट, तो यह क्या करता है, यह संरक्षण के स्तर के आधार पर हम प्रजातियों को अनेक अनुसूचियों में वर्गीकृत करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन कर देते हैं। इस एक्ट के माध्यम से जो प्रजातियां हैं उनको हम डिवाइड करते हैं अलग अलग प्रजातियों में। ठीक है, उन अनुसूचियों में हम डिवाइड कर देते हैं। अनुसूची फर्स्ट में जैसे कि हम एग्जाम्पल लें बाघ का, राइट, वो सबसे पहले संरक्षण उसको प्राप्त है और वह अनुसूची 1 का क्या है, हिस्सा है। इस मतलब कि अगर हम बाघ को एक बायोस्फीयर रिजर्व से, एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित करें, तो हमें किन जो अथॉरिटीज हैं उनकी परमिशन हमें लेनी होगी पहले। यानी कि जो जानवर अनुसूची 1 में दिए गए हैं उनके आवास से हम उन्हें दूसरे आवास में अगर स्थानांतरण करें, तो भाई हमें क्या परमिशन लेनी होगी। क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। राइट, तो इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे हमें पारिस्थितिक लाभ, क्षेत्र विवाद, ठीक है, मानव और जो वन्यजीव हैं उनके बीच संघर्ष है, उन जो संघर्ष होते हैं उनको कम करने के लिए या फिर उनको संतुलित करने के लिए, सपोज ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे से कि एक जो टाइगर रिजर्व है वहां पर बहुत ज्यादा शिकार होता है या बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है मानव और टाइगर्स का, तो हम क्या करेंगे, वहां के टाइगर्स को निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे, ताकि जो वहां पे नंबर ऑफ टाइगर्स ज्यादा है, इसलिए वहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ह्यूमन एंड टाइगर्स के बीच। तो इससे क्या हो रहा है, प्रकृति का हम क्या कर रहे हैं, नेचर का जो मानव और वन्य जीव है उनका जो स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, उसको कम करने के लिए या संतुलित करने के लिए हम ऐसे नियम बनाते हैं, ऐसे स्थानांतरण हम करते हैं। राइट, तो हम जो ट्रांसफर हो रहा है, जो ट्रांसफर हम बेसिकली कर रहे हैं, वह अधिनियम की धारा, इसकी एक धारा है, अधिनियम की धारा 12 के अनुसार हम करते हैं। किसके अनुसार, अधिनियम
की धारा 12 के अनुसार, कौन सा अधिनियम? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 12 के तहत हम स्थानांतरण करेंगे जीवों का। राइट, क्लियर पॉइंट है? यहां तक क्लियर पॉइंट है। दूसरा, जो हम ट्रांसफर करेंगे बेटा तो उसकी अनुमति लेनी होगी हम पहले, तो अनुमति किससे लेंगे हम? अनुमति लेंगे हम केंद्र सरकार से। कहां से लेने वाले हैं? केंद्र सरकार से। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा कि किस अथॉरिटी से हमें परमिशन लेनी होगी। तो किससे लेनी होगी? केंद्र सरकार से। दूसरा, अनुसूची 1 की बात हो रही है यहां पे, अनुसूची 1 की बात हो रही है कि जो अनुसूची 1 में शामिल होंगे उनकी ही बात हो रही है। अनुसूची दूसरी, जो इससे अनुसूची 1 के अलावा जो भी जीव हैं, अनुसूची 1 के अलावा जो भी जीव रजिस्टर्ड हैं, जो भी प्रोटेक्शन में हैं, उनकी परमिशन के लिए कौन सी अथॉरिटी काम करती है? उनकी परमिशन के लिए काम करेगी राज्य सरकार। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? यानी कि अनुसूची 1 में, लाइक हमने एग्जांपल लिया बाघ, अनुसूची 1 में जो भी जीव शामिल हैं उनका स्थानांतरण अगर आपको करना है तो आप परमिशन लेंगे केंद्र सरकार से, सिंपल। दूसरा, जो जीव अनुसूची 1 में शामिल नहीं है, राइट, जो जीव अनुसूची 1 में शामिल नहीं है उनके लिए अगर ट्रांसफर करना है तो परमिशन कहां से लेंगे आप? राज्य सरकार से लेंगे। दोनों पॉइंट यहां पे लिखवा दिए हैं। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है कि किस धारा के अनुसार ट्रांसफर होता है? तो धारा 12 के अनुसार ट्रांसफर किया जाता है। क्लियर पॉइंट है? क्लियर है? तो आप समझ गए ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है हमारा है, यानी कि ऑप्शन यहां पे सही है। सर्वोच्च न्यायालय का कोई रोल नहीं होता है, राज्य सरकार का रोल होता है, लेकिन कौन सी में? अनुसूची 1 के अलावा, अनुसूची 1 के अलावा। ठीक है, अनुसूची 1 के अलावा इनका रोल होता है और राज्य वन्यजीव अभयारण्य बोर्ड का यहां पे कोई रोल नहीं होता है अनुमति से संबंधित। क्लियर पॉइंट है? यहां तक समझ में आ गया? यानी कि आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। अब बढ़ेंगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन निम्नलिखित में से किसकी मांग की गई है? अभी हाल फिलहाल में एक डिक्लेरेशन हुआ है, यानी कि सिंपल सा मीनिंग है कि न्यूयॉर्क में मीटिंग हुई थी, वहां पे जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसको बोल रहे हैं न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। सिंपल डिक्लेरेशन समझ गए। एक मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, उस न्यूयॉर्क मीटिंग में एक जॉइंट स्टेटमेंट निकला और उस स्टेटमेंट जॉइंट स्टेटमेंट को बोला जा रहा है न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। राइट, तो क्वेश्चन हमारा यह है कि उस डिक्लेरेशन में क्या मांग की गई थी? इस डिक्लेरेशन में मांग क्या की गई थी? तो ऑप्शन हमारा है गाजा में तत्काल युद्ध विराम और एक संप्रभु फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना की बात की गई थी। ऑप्शन सेकंड है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा की बात की गई है, रासायनिक हथियारों पर वैश्विक प्रतिबंध की बात की गई थी, या फिर सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण की बात की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 10 सेकंड आप लीजिएगा, तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन की, यानी कि घोषणा पत्र, राइट, तो इस घोषणा पत्र पर इजराइल और फिलिस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फिलिस्तीन और इजराइल का, राइट, उसको सेंट्रिक, उसके सेंट्रिक यह पूरा क्या था? मीटिंग था, जिसमें दो राष्ट्र, 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई थी। क्या बात की गई बेटा? 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई है। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह भी आ सकता है कि न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में क्या बात की गई थी और किससे रिलेटेड वो था? तो भाई इजराइल और फिलिस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे संबंधित यह है डिक्लेरेशन था, और इस डिक्लेरेशन में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई है। सिंपल, राइट। तो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क घोषणा पत्र, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, तो यह एक क्या डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट है जिसमें सिंपल कहा गया है कि गाजा में युद्ध विराम हो, युद्ध विराम की मांग की गई है और एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन की क्या है? स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, सिंपल सी यहां पे बात की गई है। यानी कि जो सेंटर है वो क्या था? सेंटर है हमारा 2 स्टेट सॉल्यूशन, राइट। 2 स्टेट सॉल्यूशन यहां पे मेन क्या था? सेंटर था। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहां पे ठीक हो जाता है। फर्दर डिस्कस करेंगे हम क्या हो और था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया, ऑप्शन हमारा यहां पे 1 है। ठीक है, राइट। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस घोषणा पत्र को कैसे लाया गया, कहां पे लाया गया ये घोषणा पत्र, तो भाई UNGA में सर्वसम्मति से, है ना, एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया जिसका उद्देश्य था कि जो मिडिल ईस्ट है उसमें शांति स्थापित करना है। मेन उद्देश्य ये था। और सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है? गाजा में युद्ध विराम, है ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज थी। फिलिस्तीन को एक राष्ट्र का दर्जा मिले, है ना, हमास निशस्त्रीकरण हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नहीं है, हमास को भी क्या करना, डिस्टेबलाइज करना है, यानी कि उसको निशस्त्रीकरण करना है। इजराइल और जो अरब राज्य हैं उनके बीच जो संबंध है, उनके जो रिलेशन है, उसको नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है।
है ना, और सुरक्षा की गारंटी को लेकर यहाँ पे बात की गई है। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट की विशेषताएं थी जो हमने बात की, जो इसमें मेन चीज आपको यहाँ पे दी गई थी। राइट, क्लियर पॉइंट है, समझ गए आप? ठीक, तो भाई हमारा ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग। सेकंड ऑप्शन क्या है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं था। ठीक है, रासायनिक हथियारों पर वैश्विक प्रतिबंध, ये कहां हुआ था बताना कोई? तो भाई रासायनिक हथियारों पर वैश्विक प्रतिबंध, यह बेटा साइप्रस मुद्दा था, जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन का पार्ट नहीं था। वहीं हम बात करें सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण, तो यह कोरिया में परमाणु निरस्त्रीकरण का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया, तो इससे संबंधित था। ठीक है, तो ये कोरिया से संबंधित था, जो यहाँ पे इसका कोई उल्लेख नहीं था डिक्लेरेशन में, है ना। रासायनिक हथियारों से संबंधित जो था वो साइप्रस से संबंधित था, साइप्रस का मुद्दा था, उससे संबंधित ये कोई इंपॉर्टेंट यहाँ चीज नहीं थी। सेकंड पॉइंट जो हमारा है क्या था? अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग, तो ये क्या था? जलवायु परिवर्तन से संबंधित यहाँ था, तो यहाँ उससे संबंधित कोई भी स्टेटमेंट इस डिक्लेरेशन में नहीं था। यानी कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई स्टेटमेंट नहीं था, निरस्त्रीकरण से संबंधित कोई स्टेटमेंट नहीं था, और साथ ही साथ साइप्रस से संबंधित कोई भी मुद्दा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, इस डिक्लेरेशन की आपको मैंने विशेषताएं बता दी, इंपॉर्टेंस बता दिया, और फर्दर बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे और संभावनाएं हो सकती है। राइट, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है? गोल्ड नैनो पार्टिकल्स ANUPs के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि कोर क्या है? गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन रहने वाला है। ये बायोसेंसर, इमेजिंग, टैनोटिक्स, है ना, दवा वितरण में उपयोगी है। AUNPs का आकार आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। AUNPs का अनियंत्रित जमाव अनुप्रयोगों में उनकी विश्वसनीयता को कम कर देता है। ऑप्शन हमारा है कितने सही हैं, है ना। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया है, सही पूछा गया है, गलत पूछा गया है ना। तो राइट, तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है बेटा? कितने स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? फर्स्ट, सेकंड, केवल 2, केवल 3, या फिर केवल और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप 10 सेकंड समय लेंगे, तब तक हम डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। राइट, जिनको अटेम्प्ट करना है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं जिनको लगता है ना। तो AUNPs होते क्या बेसिकली? तो बेसिकली ये नैनो कण होते हैं। नैनो कण यानी कि आकार में बहुत छोटे होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, इसलिए बोलते हैं नैनो कण। ठीक है, नैनो कण बहुत छोटे होते हैं। तो साइज कितना हो गया? 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच यहाँ पे होता है। 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच यहाँ पे इनका साइज होता है। स्टेटमेंट सेकंड हमें सही दिख रहा है। ठीक है, इनकी रासायनिक स्थिरता, जैव संगतता, या फिर जो इनके विशिष्ट प्रकाश के गुण होते हैं वो इन्हें उपयोगी बना देते हैं, इनकी इंपोर्टेंस को बढ़ा देते हैं। गोल्ड नैनो पार्टिकल्स से संबंधित जो क्या वर्ड है? नैनो प्रौद्योगिकी हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, जैव चिकित्सा हो गई, इन सब चीज की जो मांग है, इन सब चीज को मिला करके एक स्थित क्या बना? एक इंडस्ट्री बना, एक क्षेत्र यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, एक नया मार्केट यहाँ पे निकल सकता है इसका। ठीक है, क्लियर पॉइंट है? क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलो ठीक है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, क्या विशेषताएं इनकी होती हैं, है ना। अभी हमने बात की कि इनकी विशेषताओं के कारण एक नया मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, इमर्जिंग मार्केट। AUNPs जो फोटोथर्मल के गुण है, रासायनिक और भौतिक स्थिरता है, कम विषाक्तता होता है, सरफेस क्षेत्र में आसानी से बदलाव इनमें किया जा सकता है। ठीक है, इन्हीं विशेषताओं के कारण इनकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है, और यह है आने वाले समय में और एक इंपोर्टेंट क्या है? एरिया यहाँ पे जनरेट हमें होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, क्लियर। इसकी जो हम और महत्व को देखें, इनका अत्याधुनिक युग में हम क्या कर सकते हैं, जो कि हमने बात की किसके बारे में, कि इसको जैव चिकित्सा के रूप में हम क्या कर सकते हैं, जैव चिकित्सा के रूप में इनको हम यूज कर सकते हैं आगे, है ना। तो भाई जो आने वाला जो एडवांस्ड है, अत्याधुनिक स्वास्थ्य देखभाल है, उसका सॉल्यूशन हम इससे निकाल सकते हैं ना। राइट, और मूल रूप से हम क्या कर सकते हैं? नैनो साइंस में कुछ और भी डेवलप कर सकते हैं, और नए इनोवेशन हम इससे ला सकते हैं, नई नई चीजों में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर पॉइंट है। यानी कि AUNP बायोसेंसर हो गया, इमेजिंग हो गया, डायग्नोस्टिक्स हो गया, दवा वितरण में इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है। वहीं हम साइज की बात करें, साइज कितना? 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है। राइट, इनकी विश्वसनीयता को समझ करें तो इसका अनियंत्रित जमाव है, अनकंट्रोल जमाव जो इनका हो सकता है, स्टोर हो सकता है, उसके स्टोर के कारण क्या कर सकते हैं? इसकी विश्वसनीयता कम हो सकती है। ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। राइट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बेटा? करेक्ट ऑप्शन हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? नैनो पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल्स हैं बेसिकली। राइट,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पांडुलिपि से संबंधित। पांडुलिपि को कम से कम 75 वर्ष पुरानी कागज, छाल या ताड़ के पत्ते जैसी सामग्री पर हस्तलिखित रचनाओं के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत की लगभग 75% पांडुलिपि संस्कृत में है और 25% क्षेत्रीय भाषाओं में है। नेक्स्ट हमारा है, यह लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ 75 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उन्हें पांडुलिपि माना जाता है। यानी कि यदि कोई ग्रंथ है, कोई लिथोग्राफ है या कोई हमारा क्या डॉक्यूमेंट है जो 75 वर्ष से पुराना है, उसे पांडुलिपि के रूप में जानते हैं, ऐसा स्टेटमेंट का कहना है। पूछा क्या है कि कौन सा या कौन से कथन यहाँ पे सही है, केवल 3, 1, 2, 3, 1 और 3 या फिर 1 और 2, कौन सा कथन यहाँ पे सही है। एज यूजुअल आप लेंगे 10 सेकेंड, तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन। यू कैन अटेम्प्ट ऑल्सो बिफोर आई मार्क द करेक्ट आंसर, राइट। तो बात करेंगे हम सबसे पहले पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि होता क्या है? पांडुलिपि भारत के प्राचीन जो ज्ञान है उसके अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसके हस्तलिखित जो अभिलेख हैं, यानी कि हाथों से लिखे हुए जो अभिलेख हैं, उसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री है, लिपियां हैं, है ना, उन सबको समावेश एक साथ हम इकट्ठा करके पांडुलिपि के रूप में उसे समझते हैं, है ना। इनका हम क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, है ना, संरक्षण कर सकते हैं, एकेडमिक रूप से उनका क्या करते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं, उन पर रिसर्च कर सकते हैं, है ना। उससे हम क्या करेंगे? सांस्कृतिक पहचान बना सकते हैं, या फिर अब जो हमारा ज्ञान है उसको नेक्स्ट पीढ़ी तक, अगली पीढ़ी तक क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर भी कर सकते हैं। और इन चीजों में पांडुलिपि का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, राइट। ठीक, इसके लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क हमने स्टार्ट की है? ज्ञान भारतम, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, ऐसे मिशन सरकार के द्वारा चलाए गए हैं जिनका उद्देश्य है कि पांडुलिपियों का संरक्षण हो और ज्यादा से ज्यादा उनका डिजिटलाइजेशन किया जा सके, यानी कि जो पांडुलिपि हैं वो सबके पास उनके एक्सेसिबल हो और वह क्या हो, सॉफ्ट कॉपीज में भी अवेलेबल हो, और ताकि उनका संरक्षण हम इजीली कर पाए। आप सभी को पता है कि जो हार्ड कॉपीज होती है जल्दी से नष्ट हो जाती हैं, उनको संरक्षण करना थोड़ा टफ टास्क हो जाता है कंपेयरली जब हम बात करें डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, राइट। तो इसी के लिए भारत सरकार ने ज्ञान भारतम और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जैसे मिशन चलाए हैं ताकि हम पांडुलिपियों को संरक्षण कर सकें, उनका डिजिटलाइजेशन कर सकें इजीली, राइट। अगर हम व्यापक प्रभाव की बात करें, प्रभाव क्या पड़ता है इससे कि जो भारत की जो दस्तावेज की जो विरासत है, डॉक्यूमेंटेशन की विरासत है, संस्कृति की निरंतरता को दिखाता है। साथ ही साथ हम उससे जुड़े हुए ऐतिहासिक अनुसंधान कर सकते हैं और इससे वैश्विक मान्यता को क्या मिल सकता है? बढ़ावा मिल सकता है। जब हम लगातार डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और सीरीज दिखा देंगे, सीरीज हम किसी के सामने पेश करते हैं तो उससे क्या होता है? मान्यता मिल जाती है, जो विश्वसनीयता है वो बढ़ जाती है, और साथ ही साथ क्या मिल जाता है बेटा? एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है उस चीज के लेकर, है ना। जब हम किसी चीज को, जैसे सपोज करो आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है ना, एग्जाम्पल समझ सकते हैं, आपको प्लॉट लेना है ना, तो आप क्या करेंगे? प्लॉट के पहले मालिक को देखेंगे, उससे पुराना मालिक देखेंगे। अगर आपको सीरीज मिल जाती है पूरी, तो आप क्या करेंगे? आपको विश्वास हो जाएगा ना कि हाँ ये 2 नंबर की चीजें नहीं है, यहाँ पर सब जेन्युइन चीजें हैं, एक चेन हमें दिख रही है पूरी। लेकिन अगर आपको बीच का मालिक ही गायब दिखे तो आपको क्या होगा? भरोसा होगा? कोई नहीं होगा। आपको लगेगा यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया, वो वाला सीन यहाँ पे याद आ जाएगा आपको। इसी तरीके से जब हम किसी को संस्कृति की अपनी पूरी चेन दिखाएंगे, जो हमारी विरासत है उसको बताएंगे और साथ साथ उसको अनुसंधान करेंगे, तो उससे क्या होगा? वैश्विक जो वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्टेंस है वो हमारी बढ़ जाएगी उन चीजों को लेकर, संस्कृति को लेकर के। ठीक है, ठीक है, राइट। तो इतना ही आसान है, तो सब कुछ चुनौतियां भी होंगी। जब हम बात करें चुनौतियों को लेकर, तो संग्रह करना एक बहुत ही चुनौती वाला काम है ना। बहुत सारा संग्रह हमारे पास है, लेकिन उन चुनौतियों में गिरावट आई है और पहुंच, भाषाई विविधता को लेके थोड़ा सा इशू हमें रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल समझ सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता अभी तक वो अभी डिकोड नहीं कर पाए, है ना। इन चीजों लेके हमारे पास कुछ समस्याएं हमें देखने को है। ठीक है, तो जब हमने बात की पांडुलिपि क्या है, तो सिंपल सी बात है, पांडुलिपि विभिन्न सामग्री है जो हाथ से लिखी गई है, यानी कि हस्तलिखित है, जो कम से कम 75 साल पुरानी है। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, ऐसी सामग्री जो हाथ से लिखी गई है और साथ ही साथ वह कम से कम 75 वर्ष पुरानी है, उसे बोलेंगे साहब हम पांडुलिपि। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रह जाता है कि पांडुलिपि जो है, मैक्सिमम पांडुलिपि संस्कृत में लिखी हुई है और जो माइनॉरिटीज हैं वो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी हुई है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ठीक हो जाता है, राइट। तो भाई थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ 75 वर्ष से अधिक पुराने हैं, तो क्या करेंगे? उन्हें पांडुलिपि माना जाएगा? नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लिथोग्राफ और मुद्रित ग्रंथ, है ना, उन्हें पांडुलिपि की क्राइटेरिया में शामिल नहीं किया जाता, चाहे उनकी आयु कुछ भी रहे।
है ना, जो लिथोग्राफ होते हैं या फिर जो मुद्रित ग्रंथ होते हैं, उन ग्रंथों को पांडुलिपि में शामिल नहीं किया जाता है। चाहे वो 75 साल पुराने हो, चाहे वो 80 साल पुराने, चाहे वो 100 साल पुराने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाता है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाता है बेटा? फर्स्ट एंड सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे स्टेटमेंट हमारे ठीक है। राइट, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी कथन 1, बाघों का स्थानांतरण अक्सर कम आबादी वाले रिजर्व से शिकारी शिकार गतिशीलता को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है। स्थानांतरण से भीड़भाड़ वाले अभ्यारण्यों में मानव पशु संघर्ष को कम करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? कथन 1 और कथन दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा है कथन 1 और 2 दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। यहाँ डिफरेंस ये वाला है। राइट, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। राइट, तो आप देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। आप 10 सेकंड लीजिएगा अपना एज यूजुअल, तब तक हम डिस्कस करेंगे अपना इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं बाघों का स्थानांतरण, फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा किस तरीके से किया जाता है, किससे परमिशन लेनी है, वो सब चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जब हम बाघों के स्थानांतरण की बात करते हैं तो वन्यजीव प्रबंधन और संरक्षण में एक महत्वपूर्ण क्या है? टूल है स्थानांतरण। ठीक है, विशेष रूप से भारत में जहां विश्व स्तर पर जंगली बाघ हो गए की सबसे बड़ी आबादी यहां देखने को मिलती है आपको। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत में विश्व भर के सबसे ज्यादा बाघों की आबादी यहाँ पे देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आप याद रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टूल है। जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण के साथ साथ हमें देखना होता है भाई स्थानांतरण का भी। तो संरक्षण करने का एक इंपॉर्टेंट टूल है स्थानांतरण। स्थानांतरण किसकी परमिशन से होगा? अनुसूची 1 है तो केंद्र सरकार की से, अनुसूची 1 के अलावा जो भी रहेंगे तो वो राज्य सरकार की परमिशन के साथ हम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से परिस्थिति और प्रबंधन संबंधी जो चुनौतियां हैं उनको निपटने के लिए बाघों को एक अभ्यारण्य से दूसरे अभ्यारण्य में जानबूझकर इंटेंशनली ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा नहीं कि बाघ अपनी जिस जगह और दौड़ के पूछे दूसरे क्षेत्र में, ऐसा नहीं होता है। इंटेंशनली उसको पकड़ा जाता है, दूसरे क्षेत्र में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यह किस अधिनियम के तहत होता है? ये आप सबको पता है, वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम 1972 के तहत केंद्र सरकार की अनुमति के आधार पर इसको किया जाता है। ठीक है, तो न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में इसलिए न्यूज में है कि जो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व और पेश टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो आप तडोबा और पेच 2 टाइगर रिजर्व हैं। इस टाइगर रिजर्व से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में बाघों का ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके लिए परमिशन दे दी गई है और इसी के लिए यह न्यूज में पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपके लिए मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि बेटा आपके लिए ये कब वर्क है, होमवर्क रहेगा कि आप इन टाइगर रिजर्व को ये बताएंगे कि कौन कौन से स्टेट में यह पड़ता है ना। तो सब कुछ बड़े भैया नहीं करें, कुछ आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सी मेहनत आपको भी करनी होगी, गूगल आपको भी खोलना पड़ेगा, है ना। मैं बता सकता हूं बट आई एम नॉट। ठीक है, सो बढ़ते हैं। आपको पता चल गया न्यूज में क्यों है कि तडोबा टाइगर रिजर्व जो है और पेच टाइगर रिजर्व, इन दोनों से सह्याद्री टाइगर रिजर्व में स्थानांतरण होना है बाघों का, इसलिए पूरा क्वेश्चन आपके सामने बन के आया है। ठीक है, एक हमने बात की थी लास्ट में, एक ऑप्शन बन रहा था बेटा हमारा, वो ऑप्शन बन रहा था एनटीसीए का, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये क्या होता है? एनटीसीए, एक क्वेश्चन बन रहा था एनटीसीए का, लास्ट ऑप्शन बन रहा था एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? आप मुझे बताएंगे क्या? यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। क्या बेटा? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत काम करता है एनटीसीए, जो टाइगर रिजर्व के कंजर्वेशन के लिए एक अथॉरिटी है, उसको स्थापित किया गया था। हम यह कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस अथॉरिटी को, सिर्फ यहाँ पे रेफरेंस मुझे आपके लिए देना था। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। तो बढ़ते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। तो भाई मेरे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि बाघों का स्थानांतरण अक्सर कम आबादी वाले रिजर्व में शिकारी शिकार गतिशीलता को पुनर्जीवित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जहां पे क्या होता है, कम आबादी होती है बाघों की, उस क्षेत्र में स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, अधिक आबादी वाले एरिया से। तो स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। ठीक है साहब, यहाँ पे ठीक है। जिस क्षेत्र में संख्या में जहां पे गिरावट आई है उसको क्या करते हैं, परिस्थिति को संतुलित करने के लिए उस एरिया में बाघों को छोड़ा जाता है, लाकर
क्या कहता है, दोबारा से पुनर्बहाल किया जाता है, दोबारा से उस एरिया में बाघों को लाया जाता है ताकि प्रकृति संतुलन बना रहे। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्थानांतरण से भीड़ वाले अभयारण्य में मानव पशु संघर्ष को कम करने में भी मदद मिलती है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे कि एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि जब हम किसी एरिया से, किसी टाइगर रिजर्व से, वहां के टाइगर्स को, जहां पे आबादी ज्यादा है, उससे दूसरे एरिया में हम डाल देते हैं, तो वहां पे क्या नंबर्स ऑफ टाइगर्स कम हो गए, तो जो ह्यूमन एंड टाइगर कॉन्फ्लिक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब नंबर ज्यादा रहेंगे तो जो आसपास के एरिया है वहां पे जाके क्या करेंगे, घूमेंगे। जब घूमेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना। जब नंबर ही कम रहेंगे तो उनको आसपास ही अपना शिकार मिल जाएगा, तो वो दूसरे एरिया में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बी यहाँ पे ठीक है, यानी कि वो ठीक है सब कुछ, लेकिन भीड़ भाड़ वाले ग्राम मनुष्य संघर्ष को कम करता है। इसका कोई प्रूफ या कोई रिपोर्ट यहाँ पे है नहीं। हम लॉजिक लगा सकते हैं बट प्रूफ यहाँ पे है नहीं, तो स्टेटमेंट सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। व्याख्या ये नहीं करता है सही तरीके से। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है नेक्स्ट वाला। ठीक है साहब, कौन कौन से क्वेश्चन है? तो रूस की भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कामचटका प्रायद्वीप काला सागर, बेरेंट सागर के बीच स्थित है। साइबेरिया रूस के कुल क्षेत्रफल के आधे से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ है। यूराल पर्वत रूस में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। कोरा एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान है और रूस में स्थित है। कौन से कथन सही हैं? केवल 3 और 4, 1 2 3, 1 2 या फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है, हमारे यहाँ पे ये क्वेश्चन रहने वाला है। पूरा क्वेश्चन जियोपॉलिटिक्स से है, मैप से है। आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई टफ टास्क यहाँ पे होने वाला नहीं है। राइट, तो एज यूजुअल आप 10 सेकंड लेंगे, तब तक हम डिस्कस करने वाले हैं अपना क्वेश्चन। तो विश्व के सबसे बड़े देश, आप सभी को पता है रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है, जिसकी प्रमुख भौगोलिक विशेषता क्या है? प्राकृतिक संरचना। इनकी प्राकृतिक संरचना ही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। रूस के भूभाग में आपको मिलेंगे पर्वतीय श्रृंखलाएं, ऊंची ऊंची चोटियां, है ना। साइबेरिया जैसे विशेष क्षेत्र, यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जलवायु विविधता आपको मिलेगी, वस्तियों के अलग अलग रूप यहाँ पे मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी जो इनकी अपने आप में क्या है, एक विशेषता है। रूस न केवल अपने घरेलू विकास और कनेक्टिविटी को प्रभावित करता है, बल्कि पड़ोसी देशों और क्षेत्रों के साथ उनके संबंधों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि रूस एक बड़ा देश है। राइट, तो जब हम बात कर रहे हैं रूस और यूरोप, रूस का जब हम बात करें फैलाव को लेकर, तो आधा रूस यूरोप में लगता है, आधा रूस एशिया में लगता है। तो रूस यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ है। इसकी विशाल पहचान किससे लगा सकते हैं हम? इसका मैदान क्षेत्र हो गया, इसमें ऊंचे पर्वत आपको मिलेंगे, है ना, विशाल वन क्षेत्र यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। चलिए ठीक है, तो आते हैं स्टेटमेंट की तरफ हम बात करें। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा था कि कामचटका प्रायद्वीप काला सागर और बेरिंग सागर के बीच स्थित है। तो भाई कामचटका बेरिंग सागर प्रशांत महासागर और आकोष्टक सागर के बीच स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा? कहां पर है? बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर और आकोष्टक सागर के बीच स्थित है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे गलत है। वही हम बात करें साइबेरिया को लेकर, स्टेटमेंट है साइबेरिया रूस के कुल क्षेत्रफल के आधे से भी कम क्षेत्र में फैला हुआ है। तो साइबेरिया रूस के लगभग 3/4 हिस्से को कवर करता है। यानी कि साइबेरिया कितना है? अगर हम बात करें साइबेरिया का एरिया जो है वो रूस का 3/4 एरिया है, 3/4। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है। आप याद रखेंगे कि साइबेरिया इक्वल है 3/4 एरिया से के बराबर कवर करता है, आधे रूस को वो कवर नहीं करता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है यूराल पर्वत रूस में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को 2 भागों में विभाजित करता है, रशिया को। तो यूराल पर्वत का जो वेस्टर्न पार्ट है वो लगता है यूरोप में और ईस्टर्न पार्ट लगता है एशिया में। ठीक है, अब बात करेंगे फोर्थ स्टेटमेंट को लेकर। गोरा एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान है और यह रूस में स्थित है। तो गोला एल्ब्रुस जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है वो बिल्कुल स्टेटमेंट का सही है और रूस में ही वो स्थित है। यानी कि थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। राइट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोंद अफीम का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। यानी कि दुनिया में एकमात्र देश है जो गोंद अफीम का उत्पादन अब करेगा, किसके द्वारा इसे परमिशन दी गई है, इस क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, तो स्टेट ऑप्शन हमारे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग 1961, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप 10 सेकंड लीजिए और अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, तब तक हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन। राइट, तो जो ये प्रश्न है वो पूरा किस पे ओरिएंटेड है, ये पूरा औषधीय एल्केलाइट्स के लिए विशेष प्रमुख कच्चे माल गोंद का, जो गोंद अफीम के उत्पादन को लेकर पूरा ये है क्वेश्चन ओरिएंट रहने वाला है। राइट, और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भारत ही एकमात्र देश है जिसे परमिशन मिली है गोंद अफीम को उत्पाद करने की। परमिशन किसने दी है, क्वेश्चन हमारा ये रहने वाला है। तो परमिशन दी है संयुक्त राष्ट्र के एक संस्थान है नार्कोटिक्स ड्रग्स पर एकल कन्वेंशन, नार्कोटिक्स ड्रग्स एकल कन्वेंशन 1961, इसके द्वारा परमिशन दी है भारत को कि भारत अब अफीम गोंद का उत्पादन कर सकता है, और यह सिर्फ यह एकमात्र दुनिया में ऐसा देश है जो जिसे यह परमिशन दी गई है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए इसे इसकी उपज की जाएगी, ऐसा नहीं इसका मिसयूज किया जाएगा। राइट, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन थर्ड हमारे यहाँ पे ठीक हो जाता है। यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन ऑन द नार्कोटिक्स 1961 के द्वारा परमिशन दी गई है, और इसकी आपूर्ति और रेगुलेशन कौन करेगा। एक मैं सिंपल क्वेश्चन यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ तो मैंने सिंपल कुछ आपसे पूछा कि किसके द्वारा परमिशन दी गई है, लेकिन रेगुलेशन कौन करता है, इसका रेगुलेशन कौन करेगा, और सप्लाई चेन कौन देखेगा। रेगुलेशन और सप्लाई चेन का क्या होगा, तो रेगुलेशन और सप्लाई उन चीजों को किसके माध्यम से किया जाएगा, एनडीपीएस, किसके माध्यम से, एक अधिनियम है एनडीपीएस अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम 1985। राइट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों नियमों को 1985 का एक अधिनियम है एनडीपीएस, उसके माध्यम से यहाँ पे देखा